अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है टॉर्क या उसका दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है विच इज प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। वो फिक्स्ड पॉइंट जिसके अराउंड बॉडी को हमने टर्न अराउंड करना है, घुमाना है, रोटेट करना है, दैट इज कॉल्ड पिवट पॉइंट। इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वो लाइन होती है, ये जो इमेजिनरी लाइन होगी जिसके अराउंड उस बॉडी को घूमना होता है, रोटेट करना होता है। तो घूमने के लिए जो फिक्स्ड या तो एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया जाता है या फिर हमने पिवट का नाम लिया। अगर एक पॉइंट की बात करेंगे तो पिवट कहेंगे, अगर लाइन की बात करेंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। तो यहाँ से फिर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनती है टाउ इज इक्वल टू एल इंटू एफ। यहाँ पर एल ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और इसका नाम होता है मूवमेंट आर्म, और एफ फोर्स के लिए आता है। और टाउ ये ग्रीक अल्फाबेट टाउ है जो कि टॉर्क की सिंबल के तौर पर यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से हम अगर मूवमेंट आर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो हम इसको शार्ट कर सकते हैं इस डेफिनेशन को और कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म इज इक्वल टू टॉर्क। इसकी तीसरी डेफिनेशन भी है जो वेक्टर फॉर्म में इसको डिस्क्राइब करती है। टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड आर, एंड आर यहाँ पे होता है पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द पिवट टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसको अभी हम फिगर में भी देखते हैं। तो यहाँ पहले हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में इसका फार्मूला लिखें मैथमेटिकली, तो टाउ विल बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और इसको ओपन करें, एक्सपेंड करें, आर एफ साइन ऑफ थीटा हो जाएगा और इनटू एन यूनिट वेक्टर होगा। इसमें आर एफ साइन ऑफ थीटा टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा और एन इसका यूनिट वेक्टर होगा जो डायरेक्शन को शो करेगा। तो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट ऑफ टॉर्क है न्यूटन मीटर, फोर्स के लिए न्यूटन और आर या एल के लिए मीटर होगा। तो न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। याद रहे इस यूनिट को कभी भी आपने जूल नहीं कहना क्योंकि इसकी डायमेंशन मिलती जुलती होंगी। इसका न्यूटन मीटर ही जूल में भी आता है, लेकिन यहाँ चूंकि फिनोमिना की नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, टॉर्क बिल्कुल डिफरेंट है वर्क या एनर्जी से, इसलिए इसको सिर्फ न्यूटन मीटर बोलना है, इसको कभी भी जूल नहीं बोलना। तो डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन ऑफ टॉर्क विल बी, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी इनवर्स स्केयर होती है और मोमेंट आर्म चूंकि एक लेंथ है तो एल होगी, तो एल इंटू एल, एल स्केयर हो जाएगी, तो एम एल स्केयर टी इनवर्स स्केयर इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। अब हम इस पर बात करेंगे कि टॉर्क की टर्म को फिज़िक्स में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। क्योंकि हमें पता है कि लीनियर मोशन में फोर्स मोशन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर लेती है। फोर्स कम होगी, मोशन कम होगी, फोर्स ज़्यादा होगी और तो मोशन ज़्यादा होगी। और न्यूटन सेकंड लॉ इसी चीज़ को इस्टेब्लिश करके देता है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो यानी फोर्स से मोशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो फिर टॉर्क की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो याद रखिएगा कि रोटेशनल मोशंस की जब हम बात करते हैं, स्पिन मोशंस की बात करते हैं, तो वहाँ पर मोशन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब, यानी मोशन सिर्फ फोर्स पर डिपेंड नहीं करती बल्कि फोर्स के अलावा भी एक चीज़ पर डिपेंड करती है। यानी वहाँ मोशन का ताल्लुक सिर्फ फोर्स के साथ नहीं होगा। वो दूसरी चीज़ क्या है इस पर बात कर लेते हैं कि हमने देखा कि अगर ये हमारे पास नट है, इस नट को हमने ओपन करना है या टाइट करना है, अगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर हाथ लगा के इसको घुमाने की कोशिश करेंगे, इसको टाइट या लूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो ये बड़ी मुश्किल से टाइट या लूज़ होगा। लेकिन इसको टाइट या लूज़ करना स्पेनर की मदद से बड़ा आसान हो जाता है। तो इन दोनों केसेस में डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि जब हमने डायरेक्टली इसके ऊपर फोर्स लगाई तो फोर्स हमने यहाँ और यहाँ लगाई है और पिवट पॉइंट ये है, तो पिवट पॉइंट से फोर्स के लगने के मकाम का जो डिस्टेंस है वो बड़ा स्मॉल है,
तो ये डिस्टेंस स्मॉल है तो फोर्स काफ़ी लार्ज लगाना पड़ी है, मुश्किल से हमने टाइट और लूज़ किया इसे। तो यही काम स्पेनर की मदद से आसान हो गया। स्पेनर जब हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया तो स्पेनर के इस आउटर एज पर हमने हल्की सी फोर्स लगाई तो वो टाइट भी हो गया, लूज़ भी हो गया। तो मतलब ये हुआ कि फोर्स के लगने के मकाम का पिवट पॉइंट से डिस्टेंस मैटर करता है रोटेशनल मोशंस को काज करने के लिए। तो यहाँ हमने देखा कि स्पेनर की हेल्प से जब हमने ये काम किया तो स्पेनर के इस एंड से लेकर पिवट पॉइंट तक ये जो फासला है ये ज़्यादा है, इसी फासले को मोमेंट आर्म का नाम हमने दिया। और जब हम वेक्टर फॉर्म में देखते हैं तो कम्प्लीटली उसको इस तरह से फुल फॉर्म में डिफाइन करेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट, ये दोनों ये मैटर करता है यहाँ पर, इसको हम मूवमेंट आर्म का नाम देते हैं। तो मतलब ये हुआ कि रोटेशनल मोशंस में मोशन को फोर्स के साथ साथ, फोर्स डेफिनेटली वहाँ उसको डिफाइन करने में अपना रोल प्ले कर रही है, लेकिन फोर्स के साथ साथ ये डिस्टेंस भी मैटर करता है जिसे हम मूवमेंट आर्म कहते हैं, जिसको हम डिफाइन कर चुके हैं ऊपर। तो इस तरह से टार्क को डिफाइन करना ज़रूरी हो गया था। ये रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स है जिसमें ये डिस्टेंस भी मैटर करता है। थैंक यू। है तो टार्क याद रखिएगा कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन के बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। पहले हम इसकी एग्जांपल्स पर बात करेंगे कि जब हम किसी नट को ओपन करते हैं, अगर हम ट्राई करें हाथ से उसे लूज़ करने की या टाइट करने की तो ये मुश्किल होता है, लेकिन स्पेनर की मदद से हम एक नट को आसानी से टाइट कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ए सीसा रोटेट्स ऑन एंड ऑफ द ग्राउंड ड्यू टू टार्क इम्बैलेंस। सीसा की जो रोटेशन होती है ऑन एंड ऑफ द ग्राउंड, ये भी टॉर्क इम्बैलेंस की वजह से होती है। सिमिलरली हम डोर को या खिड़कियों को, विंडोज़ को ओपन कर सकते हैं या क्लोज़ कर सकते हैं, और हमें पता है, हमारी रोज़मर्रा की ऑब्जर्वेशन है कि डोर्स का जो हैंडल है वो हमेशा आउटर एंड पर लगाया जाता है ताकि मूवमेंट आर्म बड़े से बड़ा रहे और ताकि हमें फोर्स कम से कम लगाना पड़े उसको रोटेट करवाने के लिए अबाउट इट्स एक्सिस। तो अब हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ टार्क इज़ फाउंड बाय राइट हैंड रूल, और राइट हैंड रूल बड़ा सिंपल है कि कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, curl fingers of right hand in the direction of rotation, the erect thumb will point the direction of torque। तो उस वक्त जो इरेक्ट थंब की डायरेक्शन होगी, सीधा रखना है अंगूठे को, और जो थंब की डायरेक्शन होगी वो टार्क की डायरेक्शन होगी। वेक्टर फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हमने इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहा था। हाँ, एक और बात कि डायरेक्शन ऑफ टार्क आप जिस तरह से ये फार्मूला हमने देखा है वेक्टर फॉर्म का, तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट के राइट हैंड रूल से भी आप डायरेक्शन ऑफ टार्क आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि इसकी वेक्टर फॉर्म हमने किस तरह से डिराइव की थी। तो इसमें हमने एक नट कंसिडर करना है, ये हमारा नट है, और इसको इस स्पेनर की मदद से, ये ब्लू कलर में स्पेनर है, इसकी मदद से हम ओपन करेंगे, और यकीनन इसी तरह से नट को इसके जास के बीच रखा जाता है और यहाँ इस एंड पे हम फोर्स लगाएंगे। तो जनरल केस डिस्कस करते हैं। वैसे तो फोर्स ये एफ साइन ऑफ थीटा की डायरेक्शन में ही हम परपेंडिकुलर लगाया करते हैं जब इसको ओपन करना हो या टाइट करना हो, लेकिन यहाँ मैं ये रेड कलर में इस एंगल पर फोर्स आपको दिखा रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगे और इसको हम ओपन करने की कोशिश करें तो सारी फोर्स, यानी फोर्स मुकम्मल तौर पर टार्क प्रोड्यूस नहीं करती है, बल्कि फोर्स का एक ख़ास कंपोनेंट है जो टार्क प्रोड्यूस करेगा। यहाँ अगर हम इस फोर्स को रिजॉल्व करें टू कंपोनेंट्स में, तो एक कंपोनेंट आ जाएगा
जो इस मूवमेंट आर्म की डायरेक्शन में है एफ कॉस ऑफ थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन ऑफ थीटा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो यहाँ पहले ये देख लें कि इसमें पिवट पॉइंट हमारा ये है, ये वो पॉइंट है जिसके गिर्द इस नट ने घूमना है, और यहाँ से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है, इस तक का ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म, यानी ये पोजीशन वेक्टर मूवमेंट आर्म का रोल प्ले करेगा। इसको अगर हम आगे एक्सटेंड कर लें तो ये डायरेक्शन इसकी जाती हुई बनती है। तो फोर्स को जब हमने रिजॉल्व किया कंपोनेंट्स में, तो जिसमें जो एफ कॉस ऑफ थीटा है ये इस आर की डायरेक्शन में है जो यहाँ पे मूवमेंट आर्म है। तो घुमाने के लिए अगर एफ कॉस ऑफ थीटा को हम इफेक्टिव समझें तो ये तो इसको इस साइड पे खींच लेगा, यानी घुमाने वाला रोल इसका नहीं है, ये सिर्फ इस साइड पर इसको खींच के ले जा सकता है, और यानी इसमें कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। रोटेशन में एफ कॉस ऑफ थीटा का कोई रोल नहीं है, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ रोटेशन करानी है अगर हमने, तो वो कौन सा कंपोनेंट है, वो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एफ साइन ऑफ थीटा, जिसको मैंने यहाँ ये इस तरह से बना दिया है कि एफ साइन ऑफ थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है जो इफेक्टिव है टॉर्क को प्रोड्यूस करने के हिसाब से। तो जब हम टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क के फार्मूले में हम मूवमेंट आर्म के साथ फोर्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि उसके इफेक्टिव कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस करने में अपना रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह से यानी इसको हम लिखेंगे आर एफ साइन ऑफ थीटा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एफ कॉस ऑफ थीटा पिवट पॉइंट से पास करता है, पैरेलल टू आर है, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। और जबकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा ये परपेंडिकुलर होती है, और ये टॉर्क ये मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है, लिहाजा ये इफेक्टिव कंपोनेंट होगा। और जब टॉर्क लिखेंगे तो हम मूवमेंट आर्म इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स लिखेंगे। तो मूवमेंट आर्म आर है और मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ साइन ऑफ थीटा है। तो आर एफ साइन ऑफ थीटा हम टॉर्क को इस तरह से लिखेंगे। तो इसका एक और स्टाइल भी है, और वो ये है कि अगर हम यहाँ हमने फोर्स को कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, अगर हम ऐसा ना करें, हम फोर्स के वेक्टर को बैक साइड पे बढ़ा लें, जैसा कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि फोर्स को हमने बैक साइड बढ़ाया और पिवट पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रा किया। तो अब अगर हम देखें तो फोर्स की लाइन ये है, इस फोर्स की लाइन पर आर का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है वो टॉर्क में अपना रोल प्ले करेगा, और वो कौन सा है, आर साइन ऑफ थीटा। ये मूवमेंट आर्म बनेगा यहाँ पे। यहाँ आर ऑफ आर कॉस ऑफ थीटा मूवमेंट आर्म नहीं बनेगा, इसमें इसका टॉर्क में कोई रोल नहीं है क्योंकि ये फोर्स के पैरेलल आ रहा है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ बन रहा है आर साइन ऑफ थीटा। तो इस केस में अगर हम टॉर्क लिखेंगे तो हम आर साइन ऑफ थीटा इंटू एफ लिख लेंगे, जैसा कि यहाँ हमने बनाया कि रिजॉल्व किया आर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, आर कॉस ऑफ थीटा आर साइन ऑफ थीटा, तो टॉर्क हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो ये हो जाएगा आर साइन ऑफ थीटा इंटू एफ। तो जनरली फिर लिखा जा सकता है इन दोनों को अगर देखें, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आर एफ साइन ऑफ थीटा लिखें या आर साइन ऑफ थीटा इंटू एफ लिखें, तो ये उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और डायरेक्शन की बात हमने पहले कर दी कि वो राइट हैंड रूल से आ जाएगा। इस तरह से इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ हमारे इन दोनों रिलेशंस में हमने देखा कि दो वेक्टर्स हैं, आर वेक्टर है और एफ वेक्टर है, और साइन ऑफ थीटा साथ आ रहा है, यानी एक वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट दूसरे की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है वो इफेक्टिव होता है टॉर्क के केस में,
और जब ऐसे हुआ करता है तो हम पढ़ चुके हैं कि A क्रॉस B में भी ऐसे होता है, जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो और रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी आए, तो ऐसे केसेस में एक वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में होता है उसको अगर दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका उस प्रोडक्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाता है। तो यहाँ भी बिल्कुल वही केस हो रहा है, तो कि दो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड है और साइन ऑफ थीटा साथ आ रहा है। यहाँ f का कंपोनेंट है, यहाँ r का कंपोनेंट है, यहाँ f का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है r पर और यहाँ r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है f पर। तो इस तरह से फिर इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है आसानी से, r वेक्टर इंटू क्रॉस f वेक्टर। और इसको ओपन करें तो आर एफ साइन ऑफ थीटा ये मैग्नीट्यूड की टर्म है और n इसका यूनिट वेक्टर है जिसकी बात पहले भी की, और यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से भी आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। जनरली अगर देखें तो हमने ये देखा कि टार्क बेसिकली तीन मेन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, और वो तीन मेन फैक्टर्स हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, और तीसरा है एंगल बिटवीन आर एंड एफ। इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है टॉर्क। फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, मोमेंट आर्म यानी मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और साइन ऑफ एंगल के दरमियान के साथ भी टॉर्क का डायरेक्ट रिलेशन है। यानी 90 डिग्री होगा, एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब आर और एफ परपेंडिकुलर होंगे, जो कि मूवमेंट आर्म की डेफिनेशन भी बनेगी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट। तो उस केस में टार्क मैक्सिमम होता है। तो यहाँ अगर हम इसके दोनों केसेस डिस्कस कर लें तो वो होंगे, मैक्सिमम टार्क उस वक्त होगा जब एंगल 90 डिग्री होगा, आर एफ साइन ऑफ 90 होगा, साइन 91 होता है, तो सो टार्क मैक्सिमम विल बी इक्वल टू आर इंटू एफ हो जाएगा। मिनिमम टार्क या जीरो टार्क उस केस में होगा अगर एंगल बिटवीन आर एंड एफ 0 या 180 डिग्री होगा, तो ऐसे केस में टाउ विल बी इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। और साइन 0 हो या साइन 180 हो तो ये दोनों ज़ीरो रिजल्ट देते हैं, तो इस तरह से टार्क इन दोनों केसेस में ज़ीरो होगा। यहाँ इस केस में हम इसको मज़ीद देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में हमने जिस तरह से इस डायग्राम में देखा था कि परपेंडिकुलर का मतलब है मैक्सिमम टार्क का मतलब ये है कि फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगे और यहाँ एंगल मूवमेंट आर्म का और फोर्स का 90 डिग्री होगा, तो ऐसे केस में मैक्सिमम टार्क होगा। और जो अभी हमने 0 डिग्री और 180 डिग्री की बात की, तो 0 डिग्री अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ से सीधा बाहर की तरफ खींचें तो ये 0 डिग्री बनेगा, तो ये स्पिनर यहाँ से उतर के इस साइड पे चलना शुरू हो जाएगा, रोटेशन इस नट के अंदर नहीं प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से यहाँ से अगर बात करें अंदर की तरफ इसको दबाएं, फोर्स को इनवर्ड से इस तरफ लगाएं तो ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि आर की डायरेक्शन लेफ्ट राइट साइड पे है, फोर्स आप लेफ्ट साइड पे लगा रहे हैं, अपोजिट लगा रहे हैं, 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो इस केस में भी टार्क नहीं होगा, दबाया जाएगा, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएं, ये नट उखड़ जाए यहाँ से, लेकिन रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी इस केस में। तो सिंपल वर्ड्स में हमें ये याद रखनी है बात कि जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इस पिवट पॉइंट में से पास होगी तो रोटेशन नहीं होगी। तो इन दोनों केसेस में ऐसे ही हुआ था कि जब हमने इस तरफ फोर्स लगाई तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ से पास हो रही है, और जब हम अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो उस वक्त भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इधर से पास हो रही है। तो इन दोनों सूरतों में कोई टार्क नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ से फोर्स लगा लें, यहाँ से फोर्स लगा लें, डायरेक्ट इस पॉइंट से जब फोर्स की लाइन पास होगी तो टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ये हमें याद रखना है। थैंक यू।